आज और कल। और इसमें मैं अगर अपनी बात शुरू करूं तो मैं यही कहूंगी कि मैं आप सभी का नमन करती हूं, वंदन करती हूं, आप सभी का अभिनंदन करती हूं कि आप इस भारत में जन्मे हैं। क्योंकि भारत में महिला सदा ही स्वतंत्र रही है, सक्षम रही है, शिक्षित रही है, सम्मानित रही है। आपने तो वेद मंत्रों की रचना की है और आपने चुनौती दी है ऋषियों को, महर्षियों को। आपने चुनौती दी है यमराज को, भीष्म पितामह को, स्वयं शंकराचार्य को। और आपको पाश्चात्य जगत की तरह कभी पत्थर नहीं मारे गए, कभी जिंदा जलाया नहीं गया। आपको विद्वान कहा गया, आपको विदुषी कहा गया। मैं अगर कल की बात करती हूँ, क्योंकि मेरा विषय है कल, आज और कल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कल की बात करती हूँ तो सावित्री का नाम सबने सुना। सावित्री, सत्यवान, यमराज, कहानी सुनी? किस किसने सुनी है? हम जानते हैं कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। हम जानते हैं इस चीज को। सावित्री अगर आज के समय में जन्मी होती तो कहीं वो प्रोफेसर होती, साइकोलॉजी की प्रोफेसर, हिंदी की प्रोफेसर होती, इंग्लिश की प्रोफेसर होती, क्योंकि वो एक परम विदुषी महिला थी। जब सत्यवान के प्राण यमराज ले जा रहे थे तो सावित्री ने यमराज से वाद विवाद किया, विमर्श किया, बात की, प्रश्न पूछे, प्रश्नोत्तर हुई। और यमराज उसकी विद्वता से इतने प्रसन्न और प्रभावित हुए, उन्होंने कहा सावित्री वरदान मांगो। उसने कहा मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया। तथास्तु, 100 पुत्रों का वरदान दिया। मैं कहा 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हो, मेरे पति को लिए जा रहे हो। तो यमराज को भी उनके प्राण वापस करने पड़े। चुनौती दी शंकराचार्य, देवी भारती ने। देवी भारती के पति मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी में आपस में शास्त्रार्थ होना था। अब जज कौन बनेगा इसमें? उतना ही एक स्किल का, उतना ही इंटेलेक्ट का जज भी चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने कहा देवी भारती जज बन सकती। किसी ने ये नहीं कहा ये महिला है, ये जज कैसे हो सकती है, न्यायाधीश कैसे हो सकती है, ये तो मंडन मिश्र की पत्नी है, शी बी बायस्ड, शी बी पार्शियल। किसने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, देवी भारती एक विद्वत पूर्ण महिला है, वो जज होगी। शंकराचार्य और मंडन मिश्र में आपस में शास्त्रार्थ हुआ। 42 डेज तक शास्त्रार्थ चला और उसके बाद शंकराचार्य विजय हुए, ऐसे घोषणा की देवी भारती ने। पर देवी भारती ने कहा शंकराचार्य जी आप बहुत प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, आपकी जीत तो आधी है। क्योंकि मंडन मिश्र जो मेरे पति हैं, हमारे गृहस्थ जीवन की आधी इकाई पति होता है, आधी पत्नी होती है। तो आपकी विजय अधूरी है, आप मुझे हराओ तो जानू। किसी ने नहीं कहा कि एक लेडी चैलेंज नहीं कर सकती है शंकराचार्य। शास्त्रार्थ हुआ देवी भारती में और शंकराचार्य में, और उन ब्रह्मचारी से देवी भारती ने गृहस्थ जीवन के ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जिनके बारे में उनको पता हो ही नहीं सकता था। तो शंकराचार्य जी को तब वहां हार माननी पड़ी। ऐसी थी देवी भारती। चुनौती दी कुरु सभा में भीष्म पितामह। द्रौपदी ने क्या अवस्था थी? वो अवस्था थी जब दुशासन बालों से खींचकर उसको कुरु सभा में जमीन पर फेंक रहा था, उसका मान भंग कर रहा था। उसने चुनौती दी और कहा कि मैं तो 5 पतियों की पत्नी हूँ, एक पति मुझे दांव पर कैसे लगा सकता? उसने कहा पत्नी कोई वस्तु है क्या? स्त्री कोई वस्तु है जिसको दांव पर लगाया जा सके? तो उसने कहा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि भीष्म पितामह चुप थे, कृपाचार्य चुप थे, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। और तब जो द्रौपदी ने कहा वो हमारी संसद में आज भी लिखा हुआ है, सबसे सुंदर वो उन्होंने डिफाइन कर दिया संसद क्या होनी चाहिए, सभा क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा वह सभा सभा नहीं,
जहाँ वृद्ध ना हो, वह वृद्ध वृद्ध नहीं जो धार्मिक ना हो, वह धर्म धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, वह सत्य सत्य नहीं जिसमें छल हो। आज हम कहते हैं अरे लड़कियां बात नहीं मानती हैं, बेटियां बात नहीं मानती हैं, विद्रोही हुई हैं, क्रांतिकारी हो गई हैं, सुनती ही नहीं। पिछले 500 वर्षों में सबसे अधिक बड़ी जो क्रांतिकारी हुई है, विद्रोही हुई है, वो मीराबाई हुई है। ध्यान कीजिए 500 साल पहले की अवस्था। आज हम सोचते हैं भारत हमेशा से ऐसे ही था, आगे भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हम भी इवॉल्व हो रहे हैं, समाज भी इवॉल्व होता है, देश भी इवॉल्व होता है। 500 साल पहले विधवाओं की ऐसी अवस्था थी कि विधवा ना नाच सकती थी, ना गा सकती थी, सफेद कपड़े पहनकर, सिर मुड़ाकर घर के पीछे बरामदे में रहना पड़ता था, बाहर निकल भी नहीं सकती। मुगल काल था ना। और तब मीराबाई, जिनके पति की मृत्यु हो गई थी, जो विधवा हो गई थी, वो गाती थी, वो नाचती थी, वो समाज में गाती और नाचती थी। लोगों ने कहा विद्रोही हो गई है, समाज ने विष दिया, उसके आत्मबल के आधार पर विष भी अमृत हो गया। ये था हमारा कल। और आप लोग पिक्चर्स तो देखते ही हो, बहुत से लोग यहाँ। मैं एक गाना बोलूँगी, आप बताइएगा किस मूवी का गाना है। क्या गाना है वो? कहने को जश्न बहारा है, इश्क भी देख कर हैरान। किस मूवी का है? जोधा अकबर। हीरो कौन है? ऋतिक रोशन। हीरोइन कौन है? ऐश्वर्या राय। लिरिक्स किसने लिखे? म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? अब अकबर कौन था? क्या हमें ये म्यूजिक डायरेक्टर, ये लिरिसिस्ट, ये ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बता सकते हैं कि अकबर कौन था? बता सकते होते अगर उनको पता होता। पूछना है ना अकबर कौन था, तो पूछो रानी दुर्गावती से। रानी दुर्गावती जो शासन कर रही थी, 15 साल से शासन कर रही थी, अपनी प्रजा को सुख और समृद्धि दे रही थी, वो रानी दुर्गावती के ऊपर नजर पड़ गई अकबर की। अकबर ने कहा मेरे हरम में आ जाओ। रानी दुर्गावती ने कहा मर जाऊंगी, मार दूंगी, तेरे हरम में नहीं आऊंगी। अकबर ने अपने भतीजे को भेजा, जाओ आसफ खां रानी को उठा कर लेकर आओ। आज के समय में अकबर को किडनैपर कहा जाता, डंकर कहा जाता। इंडियन पीनल कोड के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता। उस राजा था, जाओ रानी को लेकर आओ। रानी ने अपनी सेना भेजी, जिस सेना ने आसफ खान की सेना को परास्त कर दिया। अकबर ने दुगनी सेना भेजी, जाओ रानी को लेकर आओ। इस बार रानी ने पुरुष वेश धारण किया, सेना का नेतृत्व किया और लगा कि बहुत बड़ी सेना है, हम हार जाएंगे। 4 तीर लगे और तब अपने सेनापति आधार सिंह से कहा कि आप मुझे समाप्त कर दो, कटार फूंक दो मेरे अंदर, क्योंकि मैं इनके हाथ नहीं आना चाहूँगा। आधार सिंह में हिम्मत नहीं हुई तो रानी ने अपने ही सीने में कटार भोंकी। क्यों भोंकी? पद्मावत देखी है ना आपने? पद्मावत में ध्यान है ना आपको? किस प्रकार का मुगल काल था और किस प्रकार के काल से आज हम अमृत काल के भारत में आए। फिर हम लोग सब लोग जाते हैं मीना बाजार साड़ी खरीदने। मीना बाजार की हिस्ट्री मालूम है आपको? पृष्ठभूमि मालूम है मीना बाजार? मीना बाजार अकबर के समय में लेडीज लगाती थी, जहाँ केवल लेडीज ही बायर्स थी, लेडीज ही परचेजर्स थी, केवल लेडीज ही वहाँ जा सकती थी। वहाँ अकबर बुर्के में जाया करता था और हिंदू औरतों को वहाँ से उठाया था। हमारी शतरानी राजस्थान जब वहाँ पर पहुँची और अकबर ने उस पर हाथ डालने की कोशिश की, उसने अकबर को पकड़ा, नीचे गिरा दिया और उसके पाँव अकबर की छाती पे था और कहा यही तुझे समाप्त कर दूं अपनी कटार से। अकबर ने जान की भीख मांगी। ये भारत था। भारत केवल मुगल और ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहा है, हम हमेशा से लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, इसलिए हम आज हम हैं। कितने ही देश रहे हैं, 100 साल में मुगल आए, अंग्रेज आए और वो कन्वर्ट हो गए।
ये बहनें, ये क्षत्राणियाँ, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़े। वो जीवन गाथाएं, उनके बारे में आज अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को लगता है कि नहीं, भारत में इतिहास है, जो फ्रीडम है, जो डिग्निटी है, जो इंडिपेंडेंस है, जो इक्वालिटी है, सब बाहर है, ऐसा नहीं है। उनको बताने की आवश्यकता है। फिर एक और आपने गाना सुना होगा, क्या है वो, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। पिक्चर का नाम हेलो, दे देना। हीरो कौन था? अक्षय कुमार। हीरोइन कौन थी? कैटरीना कैफ। म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? लिरिक्स किसने? पैसा पैसा करता है। हमारे भारत में ऋषि यज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हुई, कात्यायनी और मैत्रेयी। हेलो, नाम सुना है आपने मैत्रेयी का? किस किसने सुना है बताइए। दिल्ली में तो मैत्रेयी कॉलेज है, बाकी जगह भी मैत्रेयी कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे। ऋषि यज्ञवल्क्य वह ऋषि थे, यानी इतनी उनके पास संपदा और संपत्ति थी, आज के रिलायंस और बाबा रामदेव जी का पूरा पैसा और आध्यात्म इकट्ठा कर दे, ऐसे ऋषि यज्ञवल्क्य थे। उन्होंने कहा कि मैं इस भौतिक संपदा का क्या करूंगा, आधी संपत्ति कात्यायनी तुम ले लो, आधी संपत्ति मैत्रेयी तुम ले लो। मैत्रेयी ने कहा मैं इस आधी संपत्ति का क्या करूंगी, भाई संपत्ति का क्या करूंगी, जिस संपत्ति को आप ठुकरा कर जा रहे हो मुझे आपके साथ जाना है। मैत्रेयी ऋषि यज्ञवल्क्य अपने पति के साथ वन में गई और वहां जो उन्होंने अपनी पूरी उम्र बिताई, वहां पर रहे, उससे वेदों की ऋचाएं लिखी गई। हम जानते हैं रानी चेन्नम्मा के बारे में कर्नाटक से, हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, हम जानते हैं जीजाबाई के बारे में। कैसे कर पाई? किसने मारा नहीं, बहिष्कार नहीं किया, जलाया नहीं, क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में जन्मी थी और भारतीय संस्कृति में जब महादेव भी अपना अवतार लेकर, शिव भी महादेव का अवतार लेकर आते हैं ना धरती पर, तो अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आते हैं कि ईश्वर भी आधा नर है, आधा नारी है। भेद नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही एनर्जी है। वो ईश्वर जो है वो आधा नर है, आधा नारी है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, बच्चे के जन्म में स्त्री का तत्व भी जाता है और पुरुष का तत्व भी जाता है। मैं अगर स्त्री रूप में चेतन अवस्था में हूँ तो मुझमें पुरुष रूप के भी कुछ कर्म मौजूद हैं। आप अगर पुरुष रूप में हैं चेतन अवस्था में, तो और चेतन अवस्था में आप में उनकी क्वालिटीज भी हैं। इसलिए हमारे यहाँ अंतर नहीं किया जाता, और ये केवल भारतीय संस्कृति है जहाँ कहते हैं कि आत्मा का लिंग नहीं होता। कि पाश्चात्य जगत में, वेस्टर्न कंट्रीज में तो कहते रहे हैं कि स्त्री में आत्मा ही नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं आत्मा का लिंग नहीं होता। तो परम आत्मा का लिंग कैसे हो सकता है? स्त्री देवी केवल और केवल भारत में नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप भी समझेंगे, आपको मालूम है, अपनी बच्चियों को भी बताएंगे। बच्चियों को बताना बहुत जरूरी है, बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। स्त्री देवियाँ केवल भारत में हैं, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में। हमारे यहाँ अगर भारत की सरकार बनती है ना, भारतीय संस्कृति की सरकार बनती है सनातन की, तो उसमें वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस माँ लक्ष्मी के पास रहता है। कोई नहीं कहता माँ लक्ष्मी आपसे ये पोर्टफोलियो छीनना चाहिए, नहीं, वो माँ लक्ष्मी के पास ही रहता है। कोई सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता। जो हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय रहता है वो माँ काली के पास रहता है, हमेशा से रहता है। क्योंकि जब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक तरह से फेल हो जाते हैं, तो उनकी दिव्य शक्तियों से माँ दुर्गा का सृजन होता है, जो महिषासुर का नाश करता है। हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइन आर्ट्स की मिनिस्ट्री हमेशा माँ सरस्वती के पास रहती है, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नारद मुनि जी के पास रहती है। हम उस संस्कृति में नहीं जन्मे जिस संस्कृति में कहा जाता है कि स्त्री
का जन्म पुरुष की टेढ़ी पसली से होता है। ये है पुरुष, ये है स्त्री। पुरुष की टेढ़ी पसली से स्त्री का जन्म हुआ है। ये दोनों इक्वल नहीं है। पुरुष मालिक है, पुरुष डोमिनेंट है, पुरुष सुपीरियर है, और जो स्त्री है वो इंफीरियर है, वो दासी है। जो पुरुष कहेगा वही स्त्री को करना पड़ेगा, और जो पुरुष है क्योंकि वो मालिक है, जब चाहे इस स्त्री को, पसली को हटा सकता है। नई यंग पतली 4-4 पसलियां ला सकता है। आदमी और औरत बराबर नहीं है। हम उस संस्कृति में भी नहीं जन्मे जहां कहा जाता है गॉड ने एडम बनाया, पहला आदमी। वो एडम जब बनाया वो बोर हो रहा था। एडम की एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए ईव को, औरत को, स्त्री को बनाया गया। गॉड ने कहा गार्डन ऑफ ईडन में जाइए, वहां अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन यहाँ जो एप्पल्स हैं वो वर्जित है, प्रोहिबिटेड एप्पल्स हैं। ये पेड़ से तोड़कर एप्पल सेब नहीं खाने। लेकिन शैतान के कहने पर जो ईव थी, स्त्री थी, उसने पेड़ से एप्पल को तोड़ा, वर्जित फल खाया और एडम को भी खिलाया। और तब से गॉड ने एडम और ईव को गार्डन ऑफ एडन से निष्कासित कर दिया, धरती पर फेंक दिया। तभी से महिला पहली पापित, पहली सिनर हो गई। इसलिए वहां हमेशा से फेमिनिज्म की मूवमेंट रही है, स्त्री मुक्ति की मूवमेंट रही है। इस सिस्टम ने और समाज ने महिलाओं को पाश्चात्य जगत में दबाया है। महिलाएं लड़ी, हमें राइट टू वोट चाहिए, हम में भी आत्मा है, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें जिंदा रहने का हक चाहिए। आंसर वाज नो, यू डोंट डिजर्व इट, तुम बराबर नहीं हो। यहाँ सेक्स स्लेव्स महिलाओं को करने की भी अनुमति नहीं है। फेमिनिज्म की मूवमेंट वहां चली, पाश्चात्य जगत, जहां कहा गया यूएसए में 1920 तक महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। 33 यूएस के प्रेसिडेंट्स बन चुके थे, महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। 1928 तक यूके में, इंग्लैंड में राइट टू वोट महिलाओं को नहीं था। स्विट्जरलैंड में 1959 में रेफरेंडम कराया गया। आदमियों बताओ, क्या इन औरतों को राइट टू वोट दें? आंसर वाज नो, देने की जरूरत नहीं है। 12 साल संघर्ष किया, 1971 में उनको राइट टू वोट दिया गया। हम कहते हैं ना, बच्चों की शादी होगी, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेजेंगे बच्चों को, वहां महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और जब आप लोग शायद पैदा हुए होंगे 1971 के आसपास, तब राइट टू वोट मिला। भारत में क्या हुआ? भारत में किसने संघर्ष नहीं किया? हेलो, हम में से किसने संघर्ष नहीं किया कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें राइट टू वोट चाहिए? नहीं, जैसा आदमियों को मिला वैसे औरतों को मिला। जितने भी क्रांतियां वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य जगत में हुई हैं, वो सब किसने थी? हक देना है, इक्वालिटी देना है, फ्रीडम देना है। किसको? आदमियों को, गोरों को, पैसे वालों को। आदमियों को, गोरों को, पैसे वालों को, गरीबों को नहीं दिए गए। औरतों का नंबर तो बहुत पीछे आता है और श्वेतों का नंबर तो बहुत पीछे आता है। भारत में ऐसा नहीं। कि हमारा कॉन्सेप्ट है अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक ब्रह्म है, ब्रह्म से ही सब कुछ उपजा है। क्या आदमी, क्या औरत, क्या चर, क्या चराचर, क्या ये सब प्लैनेट्स, क्या धरती, सूरज, आकाश, पाताल, जीव जंतु, पौधे, सब उस ब्रह्म से उपजे हैं। एक ही ब्रह्म से सब उपजा है। इसलिए हमारे एक सन्यासी से पूछा गया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अदर्स? आप बाकियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कहा, देयर इज नो अदर, सब में, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। इसलिए आपके घर में जब सुबह सुबह पूजा होती है तो आप क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। आप पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, केवल यदि मेरा कल्याण हो, बाकी का तो जोड़ से। मैं इसमें एक बात कहूँगी, अभी मैं हंसराज कॉलेज में बोलने के लिए गई।
तो वहाँ की एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, कहते मैम लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कम थी, मोदी जी ने और प्रॉब्लम कर दी। मैंने कहा क्या हो गया? कहते कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब G20 हुआ है, लोग आए तो इंडिया में और गए भारत से। कहते इंडिया क्या है और भारत क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहले दिन बुलाया और फेवर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने। एक नाम नहीं हो सकता, इंडिया कह लो भारत कह लो, अमृतकाल है, एक नाम तो तय कर लो। मैंने उससे कहा कश्मीता आपके दो नाम नहीं है, मेरे दो नाम नहीं है, रेवती दीदी के दो नाम नहीं है, किसी के दो नाम नहीं है, अमेरिका के दो नाम नहीं है, चाइना के दो नाम नहीं है, फ्रांस के दो नाम नहीं है, भारत के दो नाम नहीं है। वो इसीलिए कि आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, संविधान का कहता है इंडिया दैट इज भारत। भारत 1947 में जन्मा था, एक नया बच्चा पैदा हुआ था, ये हाथ कट गया था, ये हाथ कट गया था, पंजाब और बांग्लादेश की भूमि अलग अलग हो गई थी, ये छोटा सा भारत, ये इंडिया था। इंडिया को जानना हो तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा भारत को देखो, ये तो आज का बच्चा है, ये हम नहीं है, केवल ये हम नहीं है। तो ये जो भारत है, इसके दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ ताया महापुरुष आधार संस्कार जानने हो तो किसको देखोगे? आप इंडिया के देखने हो तो भारत को देखोगे, जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है। भारत भा यानी ज्ञान का प्रकाश, रक्त यानी इसमें लगे हुए लोग, ज्ञान के प्रकाश में लगे हुए लोग ऐसे हैं भारत के लोग। और जैसे हमारे संविधान के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का हक, समानता का हक, सम्मान का हक, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिग्निटी, 1 पर्सन 1 वोट, फेडरलिज्म। ये हमारे संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। ऐसे ही भारत के मूलभूत सिद्धांत हैं, और भारत के ही प्रेरणा से हमारा संविधान बना है जो इंडिया को गवर्न कर रहा है। आपसे कुछ कोई पूछे ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पर बेस्ड है, हमारा सनातन किस पर बेस्ड है, हमारा हिंदू धर्म किस पर बेस्ड है, हमारी संस्कृति किस पर बेस्ड है, हमारा भारत किस पर बेस्ड है, तो केवल 5 बातें आप कह सकते हैं। पहला जो भारत का मूलभूत सिद्धांत है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कण कण में भगवान। हमें अपने भगवान को ऊपर नहीं देखना पड़ता, हमारा भगवान हम सब में विराजमान होता है। इसलिए नर सेवा नारायण सेवा, इसलिए हमारे संविधान ने भेदभाव नहीं किया आदमी और औरत में, कास्ट के बेसिस पे, अपर कास्ट या लोअर कास्ट में, साउथ ऑफ इंडिया या नॉर्थ ऑफ इंडिया में, रीजन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, आदमी औरत में कभी भेदभाव हमारे भारत के संविधान ने नहीं किया। सबको समान हक दिया, क्योंकि भारत से प्रेरणा लेते हैं क्या? ईशावास्यम इदम सर्वम, कण कण में भगवान। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल सब मान जाएं तो सारे युद्ध ही समाप्त हो जाए। वो है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक है, सत्य एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। इसलिए कोई हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, वो किसी भी मत को फॉलो कर सकता है, वो जैन बौद्ध कोई भी हो सकता है, ईश्वर तो एक है। सब तक पहुंचने के, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। इसलिए भारत में, इंडिया में हम किसी को टॉलरेट नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं कि सब सच्चे हैं, सब ट्रू है। वी डोंट टॉलरेट एनीबॉडी, वी एक्सेप्ट एवरीबॉडी एज ट्रू। तीसरा जो हमारा आधार है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो। इस सब में केवल ये नहीं आता आदमी तो सुखी हो औरतें ना हो, या औरतें सुखी हो आदमी ना हो, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी जो भी हमें दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, जो भी ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि है, उसमें सूरज, चांद, ग्रह, धरती, आकाश, पाताल, आदमी, औरत, जितने भी लोग, जीव जंतु, पशु, पक्षी,
जो भी आता है, प्लांट्स जो आता है वो सब सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। और पांचवा हम कहते हैं, चौथा हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। दिस वर्ल्ड इज अ फैमिली। जैसे जब पूरी दुनिया में कोविड में हाहाकार मचा हुआ था वैक्सीन के लिए, भारत ने 100 से अधिक देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट कोवैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट। मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। और अंतिम जो संस्कार की बात मैं कहती हूँ, और वो ये है आधार, कि हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ जैसी पाश्चात्य संस्कृति कहती है, मैं दिव्य हूँ, मैं भव्य हूँ, आई एम डिवाइन, अहम ब्रह्मास्मि। जो उस ईश्वर का तत्व है वही तत्व मुझ में विद्यमान है। मैं उसी सागर की एक बूंद हूँ। अगर मैं डिवाइन हूँ, मैं दिव्य हूँ, आप शैतान हैं ऐसा नहीं। तत्त्वमसि, तुम भी वही, मैं भी दिव्य और भव्य हूँ, तुम भी वही। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए आप और हम हर वस्तु को पूज्य मानते हैं, दिव्य मानते हैं। कहीं पैर भी लग जाता है तो उसको छूकर माफ़ी मांगते हैं, और जहाँ भी जाते हैं जिससे मिलते हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं कि मेरे अंदर का ईश्वर आपके अंदर के ईश्वर को नमन करता है। ये है हमारा भारत, जो हमें जानने की आवश्यकता है और अगली जनरेशन को बताने की आवश्यकता है। तो 3 संस्कृतियाँ हमारे सामने। एक, जो बुर्के की जाली से खुले आसमान को देखना चाहे, जो बिना पुरुष के घर से बाहर जाना चाहे, जो 4 पति की पत्नियों के साथ नहीं रहना चाहते, जो अकारण तलाक 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 कहकर सड़क पर फेंक दिया जाए, ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दूसरी संस्कृति है, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ मेरी मर्जी, मैं शादी करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, मैं बच्चे पैदा करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। वो और उसकी मर्जी आगे बढ़ गए, शांति, सुख, परिवार, बच्चे, पति सब पीछे छूटे। आज वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे। और तीसरी संस्कृति है भारत की संस्कृति, जो कहती है शिव शक्ति के बिना शव है। जो कहते हैं कि हमारा आदर्श है रानी लक्ष्मीबाई, जिनके एक हाथ में घोड़े की नाल रहती है, दूसरे हाथ में तलवार रहती है और पीछे बच्चा बंधा रहता है, जो घर भी संभालती है, जो समाज का काम भी करती है और राष्ट्र के लिए खड़ी भी होती है। ऐसी समस्त स्त्री शक्ति को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी का आप ठीक है, कल हमारा अच्छा था, सब ठीक है। आज निर्भया तो यही होते हैं ना, और निर्भया पे निर्भया पे निर्भया लगातार होते हैं। आज हम 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। पीपल स्टॉक, लोग पीछा करते हैं, फक्तियाँ करते हैं। आज का क्या, आज का तो बताओ। समस्या तो है, ये सच्चाई है, समस्या है। इसे निर्भया के कांड के बाद जस्टिस JS वर्मा की कमेटी बैठी, जिन्होंने कहा कि हमें लीगल रिफॉर्म्स चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए। वो लगभग हो रही है, हुए भी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें सोशल रिफॉर्म्स चाहिए। कुछ हमें भी करना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना है तो कुछ हमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं सदा से ही कहती हूँ, ये सच्चाई है। प्रॉब्लम हम जानते हैं, समस्या है कि महिला के लिए जन्म लेना ही चुनौती है। आज भी जब ऊपर से ईश्वर 1000 लड़के भेजता है ना, बच्चे भेजता है, तो उनका डिलीवरी लेटर साइन हो जाता है सेफली डिलीवर्ड। वो 1000 लड़कियों में से जो भेजी जाती हैं, 40, 50, 60 लड़कियां कहाँ जाती हैं? उन बच्चियों के लिए जन्म लेना ही एक चुनौती। वो बच्चियां जब पैदा होती हैं तो ढोल वाले को कह दिया जाता है दूसरी बेटी पैदा हुई है, अगली बार आइयो पीर बाबा की मन्नत मांगी। अगली बार तो लड़का ही, उसके लिए मुस्कुराना ही चाहिए।
जब वो बच्ची बड़ी होती है ना, कि हम जब बात करते हैं, भारत बहुत बड़ा है, भारत वो भी है जहाँ हम बिलोंग करते हैं, भारत वो भी है जो झुग्गी झोपड़ी भी है, गांव भी है, कच्ची कॉलोनी भी भारत है। तो वहाँ पर जब बच्ची बड़ी होती है ना, तो स्कूल जाना है कि नहीं जाना, ये आज भी चुनौती है। और स्कूल जाती है तो 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के बाद अलग टॉयलेट्स नहीं होंगे, पानी नहीं होगा टॉयलेट में, तो घर बिठा दिया जाता है। ड्रॉप आउट रेट भी एक चुनौती है। और फिर जब 9th में आती है ना, सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, तो चाचा ताया मामा सब बैठते हैं, सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, साइंस क्यों लेंगे, पॉल साइंस ले लें, होम साइंस ले लें, लैब में कहाँ खड़ी रहेगी सुबह से शाम तक। तो सब्जेक्ट चूज करना, चूज सब्जेक्ट्स विमेन लाइक, बहुत फर्क आया है, बहुत आना बाकी है, माइंडसेट में घरों में चेंज होना बाकी है, हमें आवाज उठाना बाकी। तो चूज सब्जेक्ट्स विमेन लाइक, नो, हम वो सब्जेक्ट्स चूज करेंगे जो हमें अच्छे लगते हैं, जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर स्कूल के बाद जब 12th में आते हैं, 12th के बाद कॉलेज में जाना है, तो गर्ल्स कॉलेज में चले जाए, कहाँ कोएड कॉलेज में चले। क्वालिटी ऑफ कॉलेज शुड मैटर, कोएड या गर्ल्स कॉलेज दैट शुड नॉट मैटर। उसके बाद जब नौकरी करती है तो शरीफ बॉस मिलना भी एक चुनौती है। मैं डे इन एंड डे आउट यही प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट विमेन, इनके केसेस कर रही हूँ। 60-65 ईयर्स के लोग जो रिटायरमेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहे होते हैं, अभी पीछे केस किया, वो एक नई बच्ची जो भर्ती हुई, उसको कहा तुम मेकअप करके क्यों नहीं करती, उसको आधी रात को किशोर कुमार के गाने भेजे जा रहे, वो किससे कहे, कहाँ बोले कि मैं परेशान होती हूँ इन सब चीजों से, आई विल नॉट टेक इट। तो कानून आया है ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस एक्ट, वो वहाँ कंप्लेंट कर सकती है अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, पर उनको इस बारे में बताना भी एक। और फिर जब शादी होती है और बारात दरवाजे पे खड़ी होती है, दहेज के केसेस आज भी हैं। ठीक है, लॉ का यूज भी होता है, मिस यूज भी होता है, पर आज भी प्रॉब्लम है कि हमें स्कूटर नहीं चाहिए, हमें होंडा सिटी गाड़ी चाहिए, और नहीं मिलती तो लाइफ लॉन्ग का ताना होता है, अरे होंडा सिटी सड़क पर खड़ी हुई थी दरवाजे के बाहर, स्कूटर के साथ गुजारा करना। और शादी होने के बाद छोटे बच्चों के सामने भी स्वाभिमान से खड़े होना घरों के अंदर एक चुनौती। वो बच्चा है, वो बच्चा देखता है माँ मेरी सब कुछ है, ये मेरी फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है, माँ मेरी साइकेट्रिस्ट है, माँ मेरी साइकोलॉजिस्ट है, माँ मेरी डॉक्टर है, पूरी दुनिया से मेरे को बचा कर रखती है। माँ बता सकती है मैं स्कूल से जब आया हूँ, मेरी शक्ल देखकर मैं पिट के आया हूँ या पीट कर आया हूँ, ये भी माँ बता देती है। पर जब घर में छोटी से छोटी बात चलती है ना, प्रॉपर्टी की बात चलती है, पैसे की बात चलती है, तो वहाँ 14 साल से लेकर 80 साल तक के सब लड़के बैठते हैं, पर माँ नहीं बैठ सकती। माँ से कहा जाता है तुझे पानी लेकर आ, जा चाय बना, उसको दिखता है माँ मेरी सब कुछ है, पर माँ के घर में इज्जत नहीं है। इसलिए आपको कल की जनरेशन में स्त्री को, बच्चे को, परिवार को अगर बचाना है तो आज से कहना हम शुरू। कोई भी अगर घर में ऐसी बात करता है, पिता माँ से करता है या ससुर जी सासू माँ से करते हैं, हम कहें कि छोटा बच्चा देख रहा है, कल को जब बड़ा होगा वो भी ऐसी ही बात करेगा, उसको भी लगेगा कि नहीं लड़की के पास अक्ल नहीं है, मेरी बहन मेरी जितनी बराबर नहीं। तो कोशिश करें, घर से शुरू करें। एक नोबेल पीस प्राइज वाले से पूछा गया, जिसको अवार्ड मिला, उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि घर में महिला को, दुनिया में महिला को समानता और सम्मान कैसे मिल सकता है, हाउ कैन वी गिव इक्वल राइट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी टू वुमेन इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, घर से शुरू कीजिए। आपका अगर घर स्वर्ग है तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। आखिर में बस 5 बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं ये मानती हूँ एक महिला होने के नाते, खैर मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि बुद्धि का, विवेक का कोई लिंग नहीं होता, ना वो आदमी होता है ना वो औरत होता है, समझदारी का कोई लिंग नहीं होता।
घर में तो माँ की ही चलती है, या सासू माँ की चलती है, या आपकी ही चलती है। तो इसीलिए 5 बातें जो मुझे वही हंसराज कॉलेज की लड़की ने कहा कि ये सब बात ठीक है, अगर भारत को जानना हो, भारतीय सभ्यता को जानना हो, या कुछ करना हो जिंदगी में, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक ही काम करो, पूरे सिंपली विवेकानंद जी को पढ़ो, विवेकानंद जी को पढ़ो। मैंने कहा, मैंने उनकी एक किताब उठाई, उसमें 5 चैप्टर्स थे, उसमें 5 बातें थी, केवल वही बात लेके अपनी बात समाप्त। विवेकानंद जी पहला चैप्टर उठाया मैंने, उसमें उन्होंने कहा कि सपना देखो और बड़ा सपना देखो, रात दिन सुबह शाम खाते पीते सोते जागते उस सपने के पीछे लग जाओ। इसी जीवन काल में आप उस सपने को सच बना दो। अरे नहीं मैम, अब तो 60 साल के हो गए, अब क्या कर सकते, अब तो परिवार है, गृहस्थी है, आपको पता है मेरे पति जो है, कुछ नहीं, ईश्वर ने आपको अलग जन्मा है, आप अलग ऊपर जाएंगे। यमराज को क्या कहेंगे? अरे मेरे पति बेचारे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम खुद ही बैठे हुए हैं, घर आपका है, परिवार आपका है, गृहस्थी आपकी है, लेकिन आपके कुछ सपने भी हैं। आपको लगता है मुझे बिजनेस करना, मैं आज तक नहीं कर पाई, जहां खड़े हैं, जितने समर्थ हैं वहां से शुरू कीजिए ना। वो क्या है ओम शांति ओम का डायलॉग, जब आप किसी चीज को दिलो जान से चाहते हो तो सारी सृष्टि उसको आपसे मिलाने की साजिश हो जाएगा। अरे नहीं मैम, यहाँ से मंच से खड़े होकर बोलना बहुत आसान है, मालूम है मेरी क्या सिचुएशन है घर में, क्या सिचुएशन है आपके घर में? अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है हमने, किस किस ने सुना है अरुणिमा सिन्हा का नाम? बहुत लोगों ने सुना। अरुणिमा सिन्हा 31 साल की थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। कुछ साल पहले वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रही थी CISF का एग्जाम देने के लिए। लुटेरों ने ट्रेन में हमला कर दिया जिस ट्रेन में वो थी। उसने कहा मेरे सामने कैसे आप पैसेंजर्स को लूट लोगे? वो भिड़ी तो लुटेरों ने, बदमाशों ने उसको उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहाँ एक और ट्रेन जा रही थी, वो पटरी पर गिरी थी, ट्रेन उसकी टांगों के ऊपर से होकर निकली, उसकी दोनों टांगें कट गई। नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर CISF का एग्जाम देने दिल्ली आ रही थी। जब वो अपने हॉस्पिटल के बेड पर उठी तो उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं कब तक ठीक हो जाऊँ? उसने कहा जल्दी क्या है? उसने कहा, अरुणिमा ने कहा मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी है। मैंने कहा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो वॉशरूम तक नहीं जा सकती, तुम्हारी टांगें नहीं है। लेकिन जज्बा देखो कहाँ थी वो, जज्बा आप देखिए। उसने नकली टांगे लगाई, अगले 5 साल तक जबरदस्त ट्रेनिंग ली और माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर तिरंगा झंडा लहरा। तो मंजिलें तो उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा। तुलसी गौड़ा नाम सुना है? पद्मश्री जिनको मिला अभी 4-5 साल पहले, किस किस ने नाम सुना है? कर्नाटका की। ग्रेट, बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। तुलसी गौड़ा पद्मश्री का इनको अवार्ड मिला और वो आप लोगों ने फोटो देखी होगी, एक वो चादर सी लपेट कर आई थी बिना ब्लाउज के, बिना चप्पलों के, राष्ट्रपति भवन में, और जिस प्रकार से उन्होंने ऐसे नमस्कार किया और मोदी जी और अमित शाह जी ने ऐसे ही उनका नमस्कार किया। ध्यान है वो फोटोग्राफ आप लोगों को? क्या जबरदस्त पावरफुल फोटोग्राफ थी। कौन थी तुलसी गौड़ा? उनकी PR एजेंसी नहीं थी कि मुझे प्रमोट करो पद्मश्री के लिए, नहीं। वो जब पैदा हुई कर्नाटक के एक गांव में क्या, वो जंगल के अंदर ही घर था उनका, मजदूर परिवार में पैदा हुई, 5-6-7 बच्चों के बीच में पैदा हुई। माँ मजदूरी करती थी वहाँ पर जंगल की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और साथ चली जाती थी, पैरों में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, खाने को कुछ नहीं, साथ साथ जाती थी। पेड़ पौधों में उसकी रुचि थी, इंटरेस्ट था। धीरे धीरे करके वो माँ के साथ जाती रही। उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई। शादी हुई एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हुई, 3-4-5-6 बच्चे हो गए, आदमी की डेथ हो गई। तुलसी गौड़ा तब भी वहाँ पेड़ पौधों की सेवा कर, बिकॉज उसको एक
शी वॉज डूइंग व्हाट शी लव। वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको उसकी माँ की जगह ही, जब माँ की मृत्यु हुई, नौकरी दे दी। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैसे ही नौकरी करती है, फिर रिटायर भी हो गई। रिटायरमेंट के बाद भी वैसे ही पेड़ पौधों की सेवा करती है। उस सेवा को भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि ये वो लेडी है जो पूरे फॉरेस्ट एरिया में मदर प्लांट कहाँ है ये बता सकती है। ये जो पूरा जंगल है किस मदर प्लांट से जन्मा है। इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा गया। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज हो गई, क्योंकि वो जिस चीज को प्यार कर रही थी वही चीज कर रही थी। उसे ये सोचा मैं कहाँ जन्मी हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और जो उसको अच्छा लगता था वो कर रही। आपको बिजनेस करना है, अरे नहीं आज बच्चे हैं, नहीं, आप तो खैर आप सब वो है जो समाज को दिशा देते हैं। पर आपके पास कितनी महिलाएं ऐसे आएंगी, हम करना चाहते हैं, क्या करें, बड़ा क्यों करते हैं, छोटे से हम शुरू करें। कोविड के टाइम पे कितनी महिलाओं ने यूट्यूब पे अपने पकवानों की रेसिपीज डाल के 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं उनके, आज करोड़ रुपया पर मंथ कमा रही है। आपको जो अच्छा लगता हो वो आप सोशल मीडिया पे डालिए, उसका कॉपी बना के उसके बारे में बताइए लोगों को। स्पार्क चाहिए। आपके कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आज? आपके बेटे का व्हाट्सएप ग्रुप, आपकी बेटी की फैमिली, आपकी बहू की फैमिली, आपका नान का फैमिली, आपका दाद का फैमिली, इतने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप से ध्यान नहीं आता किस फैमिली वाले ग्रुप में क्या पोस्ट करना। कई हजार लोग आपके साथ हैं, स्कूल का ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप, सरकार भारती का ग्रुप, कितने ही ग्रुप्स हैं। हम आज केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मुझे ऐसे लगता है कि एक ब्रह्मास्त्र है जो आपके हाथ में है। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को जीवन काल में एक ही बार चला सकता था, हमारा तो दिन भर चलता है। तो क्या हम आज प्रण कर सकते हैं अपना अपना जो सब्जेक्ट है उसके अलावा 5 पेज रोज पढ़ेंगे और 1 पेज रोज लिखेंगे। केवल 5 पेज पढ़ने हैं। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, राम जन्मभूमि के बारे में। मैं आज भी किताब साथ लेकर आई। 5 पेज रोज पढ़ेंगे। किताब से पढ़ सकते हैं आप, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं आप, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। 5 पेज रोज पढ़िए, 1 पेज रोज लिखिए। बिलीव मी, उस सब्जेक्ट पे आप अपने एरिया के थॉट लीडर बन जाएंगे। उस सब्जेक्ट पे किसी को कुछ भी जानना होगा, वो आपका व्हाट्सएप चेक करेगा आपने क्या क्या पोस्ट किया। फेसबुक पे कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, ट्विटर पे कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे कीजिए। इतना पावरफुल टूल आपके हाथ में आज है। नहीं तो कितने बजे आप सो के उठे और कितने बजे आप सोए हैं ये पूरी दुनिया को मालूम चलता है आपके व्हाट्सएप के स्टेटस से। क्योंकि आज कुछ भी खो जाए चलता है, फोन डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। वो कोविड में ध्यान है आपको कि एक वो वीडियो बहुत अच्छा घूम रहा था कि एक लेडी इंस्टाग्राम की रील्स देखते देखते ऑटो में बैठी हुई थी, ऑटो में घर की ओर आ रही थी। साथ में 3 साल का उसका बच्चा ऑटो में बैठा हुआ। तो जैसे ही उसका घर आया तो वो पेटीएम से पेमेंट हो गई, वो उतरी और इंस्टा की रील देखते देखते अपने घर की ओर जा रही थी। ऑटो वाला कहता है मैडम अपना बच्चा तो ले जाओ, बच्चा ऑटो में है। आज फोन हमसे दूर नहीं होता, हम फोन के बिना नहीं रह सकते। ये ऐसा पावरफुल वेपन है जो आप चाहें तो 4-4 घंटे Myntra और Amazon में भी हम बिता सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो थॉट लीडर्स बन सकते हैं और सहकारिता की मूवमेंट को आप ग्लोबल बना सकते हैं। ये इतना पावरफुल टूल है आपके पास। और तीसरी बात जो मैं कह रही थी, पहली बात सपना देखें, हम बड़ा सपना देखें। दूसरा हमने कहा निर्भीक बने। डरते बहुत हैं, अरे अगर घर का 1 लाख रुपया लगा दिया और हमें फायदा ना हुआ तो पति क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने बहुत पैसे डुबोए हैं अपने टाइम पर, कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता। सब हमारे अंदर रिस्ट्रिक्शन अपने आप बना कर रखते हैं। तो वो है ना, सारी उम्र हम डर डर कर ही जिए, अब तो हमें जीने दो, जीने दो। कोई मना नहीं करा जिए, पर हमें तय करना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पर जिएंगे ना। वो विवेकानंद जी एक बार गुलाम भारत में थे, जब पर आत्मा गुलाम नहीं थी, मन मस्तिष्क गुलाम नहीं था। तो ट्रेन में जा रहे थे, वहीं एक इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर बैठा हुआ था।
तो उसने देखा अरे ये स्वामी भगवा चोला पहन के ये कैसे फर्स्ट क्लास में जा रहा है। विवेकानंद जी की आंख लगी तो इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर ने विवेकानंद जी का जूते उठाए और जूते खिड़की से बाहर फेंक दिए। विवेकानंद जी ने देख लिया तो जैसे इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर की आंख लगी, विवेकानंद जी ने उसका कोट उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो जब ये इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर उठा, उसने नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोट तो था ही नहीं। उसने कहा हे स्वामी, वेयर इज माई कोट? तो स्वामी जी ने बहुत ही शालीनता से कहा योर कोट हैज गॉन इन सर्च ऑफ माई शूज। आपका कोट मेरे जूते खोजने गया। गुलाम भारत। और आप देखिए जैसे विवेकानंद जी को पढ़ेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। केवल बिलीव कीजिए कि आज ये डेट है, अगले दिसंबर तक मेरा ज़बरदस्त बिजनेस होगा। आज जितना पैसा है जहाँ खड़ी हूँ उतने से स्वयं शुरू करूँगी और 2 लोगों को और शुरू करूँगी। आप देखिए हो जाएगा। एक एक कदम ही तो चलना होता है, 1000 कदम नहीं चलने होते। एक कदम चलिए, एक कदम चलिए, एक कदम चलिए, हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं फिर आ जाऊंगी फिर से। तीसरा मैं कहना चाहूंगी, हम सब जानते हैं संघ परिवार के when character is lost, everything is lost। कितने बाबा हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, जर्नलिस्ट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूं ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं जब चरित्र समाप्त हो जाता है। आजकल कहते हैं चलता है, बच्चों को बताना है चलता नहीं। जब विवेकानंद जी शिकागो गए, जैसे हमसे सामान खो जाता है, उनसे भी सामान खो गया उनका। कहाँ जाना है पता खो गया, पर्स खो गया, कहाँ जाओ? तो वहीं पर पार्क में बेंच पर सोए हुए थे, भगवा चोला पहन। तो सुबह वहाँ पर एक अंग्रेज दंपत्ति आया तो उस लेडी ने कहा हे लुक एट दिस मैन, हाउ अगली ही लुक्स। क्यों भगवे चोले में? विवेकानंद जी खड़े हुए, उन्होंने कहा सिस्टर, in your country America it is the tailor that makes a man, but in my country India it is the character that makes a man। कि आपके देश में व्यक्ति को उसका टेलर, उसका दर्जी इंसान बनाता है, पर मेरे भारत में व्यक्ति का चरित्र व्यक्ति को इंसान। चौथा, कोई कंपटीशन नहीं है। अरे मेरे साथ ही पढ़ती थी वो, उसने तो 5 साल पहले अपना बिजनेस शुरू कर लिया, 5 साल पहले उसने गाना शुरू कर दिया, अब YouTube पे उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाख रुपया उसका पर मंथ आता है। हाँ मैं जानती हूँ उससे, कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। बॉम्बे ने रानी ने तो एक्टिंग शुरू की थी 60 साल के बाद, तो कोई कंपटीशन नहीं है। हमारी कई 100 जन्मों की यात्रा है जिसको हम पार करते हुए आ रहे हैं। कितने ही जन्म आगे जाना है, या तो कुछ समय तक ही अपने साथियों से मिले हैं ना। अरे उसकी पोस्टिंग हो गई, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, नहीं, आपको नहीं पता उसकी यात्रा क्या रही है, उसको आगे कहाँ जाना है। आपको तो केवल अपने ऊपर फोकस करना है, यहाँ कंपटीशन नहीं हो सकता। आप लोगों ने CID तो देखा होगा बच्चों के साथ, किस किस ने CID देखा है? सब नहीं देखा है, धीरे धीरे हाथ बढ़ा दें। CID का सबसे फेमस डायलॉग कौन सा था? दया दया दरवाजा। एक और डायलॉग था, कुछ तो गड़बड़ है। एक और डायलॉग था कि किन्हीं 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं। आप जैसा दूसरा 700 करोड़ लोगों में दुनिया में दूसरा है ही नहीं। आपका जुड़ा भी नहीं है, आप जैसा दूसरा है ही नहीं, तो आपको मुझे क्यों बनाया? Why one extra? कोई ऐसा काम है जो केवल आप ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, और कोई नहीं कर सकता। उस काम को हम पहचाने, आंख बंद करें, सोचिए वो क्या काम है जो हम बंद कमरे में चुपचाप करना चाहें, चाहे कोई भी ना देख रहा हो, उसको करने में इच्छा लगती हो, वो काम कीजिए और आप देखिएगा यूं करके आप आगे बढ़ जाएंगे उस काम में, कि उसी काम को करने के लिए आप धरती पर आए हैं। और आखिरी
सपना देखना है ना, सपना ऐसा नहीं कि मेरा घर तो बढ़िया बढ़िया बन जाए, दूसरे का टूट जाए। आप लोग तो नहीं सोचते, आप तो अपने अपने समय पे अपनी अपनी जगह पर सेनापति हैं। पर ऐसा सपना देखिए कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का सपना। वरना जिस यूनिवर्सिटी की मैं लॉयर हूँ, जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स ने भी वो सपना देखा था। क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे निशान, भारत की बर्बादी तक जंग रही, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, घर से अफजल निकलेगा। मोदी जी की सरकार में एक भी अफजल उसके बाद किसी घर से नहीं निकला। तो सपना ऐसा देखे जो सबके जीवन में सुख लेकर आए। मेरे हस्बैंड के, मेरे परिवार के, मेरे बच्चे के, मेरे साथियों के, मेरे पेरेंट्स के, मेरे इन-लॉज के, सबके जीवन में सुख लेकर आए, समाज के, इस राष्ट्र के जीवन में सुख लेके आए। सपना वैसा ही। और अगर जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़रा ज़्यादा ही जोश आ रहा हो ना, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो चूज योर एनिमीज प्रॉपरली। अपना दुश्मन ठीक से चुनिए, अपनी जंग ठीक से चुनिए। कि लड़ना है तो मिलके लड़ो भूख से, जो भूख सारे देश को है खा रही है। लड़ना ही तो लड़ो जाति पाति से, जो फूट है हमारे घर जला रही है। खेलना ही खून से तो आओ है, ये सीमा देश की तुम्हें बुला। तो यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि आपके हाथ में जो ब्रह्मास्त्र है, इसको फूल भेजने के लिए मत यूज। तलवार सब्जी नहीं काट सकती। ये पोटेंट वेपन है, जबरदस्त वेपन है। इससे क्रांतियां आ गई हैं दुनिया के देशों के अंदर, क्रांतियां आ गई हैं। इसमें कुछ पढ़िए और उसको लिखिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट ग्लोबल लेवल पर क्या है, सरकार भारतीय के अलग अलग स्टेट्स में क्या हो रहा है, किस किस ने नए प्रयास किए हैं, क्या मैं कोई नया प्रयास कर सकती हूँ? लिखिए और शेयर कीजिए। आप वो स्पार्क है, वो अग्नि है जिससे बाकी दिए भी प्रज्वलित हो जाएंगे। और मेक इन इंडिया का पार्ट बनिए, हेट इन इंडिया का पार्ट नहीं। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप आगे बच्चों को बता सकते। हेट इन इंडिया ब्रिगेड बहुत सोशल मीडिया पर रहती है। मैन वर्सेस वुमन, हस्बैंड वर्सेस वाइफ, नॉर्थ वर्सेस साउथ, आर्यन वर्सेस द्रविड़, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, दिस लैंग्वेज वर्सेस दैट लैंग्वेज। नहीं, जहाँ पर दरारें हैं वहाँ ये लोग खाई बनाने का काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को समझाइए, अपने बाकी परिवारों में समझाइए। जहाँ पर दरार है उसको पाटने का काम करना है। हम मानते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूँ वो तुम हो, हम सब एक हैं। तो ये बात कह के बात समाप्त। 15-16 दिसंबर अगले साल याद रखिएगा। सबको बताना होगा, अपने आप को बताना होगा कि हमने आज जो संकल्प लिया था उस संकल्प में कहाँ तक पहुँचे हैं। और हम लोग तो वो हैं जो रेस्ट इन पीस तो होते ही नहीं। हमारी तो सदगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ 1 साल का समय बीतेगा, एक जीवन बीतेगा, फिर अगले जीवन में जाएंगे, फिर अगले जीवन में जाएंगे। आज से शुरू करेंगे ना, या जितना किया है, जो रुका हुआ था उसको पुनः शुरू करेंगे आज से। और आगे कहाँ तक जाते हैं, सफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, पर ये तय है कि आपको जाना कहाँ है। गोल को सेट कर लीजिए, जाना कहाँ है। सफलताएं आए, असफलताएं आए, 1 साल में जाएंगे, 1 जीवन में जाएंगे, 10 जीवन में जाएंगे, जाएंगे तो वही जहाँ हमारा मन लगता है। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिंदगी तो अभी हमारे सामने यही है। तो इस जीवन को, इस जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार। इस जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजाओ। जय हिंद, जय भारत।